तो भारतीय बाजारों में अच्छी खरीदारी और दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स कामकाज करते हुए, स्पेशली निफ्टी बैंक जो कि आज ड्राइविंग सीट पर है, 51,000 के पार निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है और निफ्टी भी जो कि 24,700 के ऊपर फर्मली अप ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। दिन के ऊपरी स्तरों पर दोनों इंडिसेस प्रोमिनेंटली कामकाज कर रहे हैं। बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के रुचित जैन मौजूद भी है। रुचित, पहले मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि दोनों ही इंडिसेस डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं आज। हालांकि स्मॉल कैप में उतना पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन मिड कैप जरूर डे हाई पर है। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, हमने देखा है कि ये महीने की जो पहले हाफ था उसमें ऑलरेडी मार्केट एक करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका था, कि जहां पे इनिशियली हमने ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी के कारण एक प्राइस वाइज करेक्शन देखा, फिर एक टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ। पर अच्छी बात यही रही कि पूरे करेक्टिव फेज में निफ्टी ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट नहीं टूटे और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सेक्टर्स में मोमेंटम वापस लौट रहा है, जिसके कारण ही अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। पहले आईटी था, अब आज बैंकिंग ने भी वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, जो ये 50,850 का लेवल ब्रेक किया। तो सो ओवरऑल बायसनेस पॉजिटिव है। आई थिंक स्लो एंड ग्रेजुअली हम वापस से 25,000 की तरफ इंडेक्स को, निफ्टी इंडेक्स को जाते हुए देख सकता है। और क्योंकि आज बैंकिंग ने काफी लंबे समय के बाद ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट दिया है, सो आई थिंक यहाँ पे अब लीडरशिप फिर से बैंकिंग स्पेस में आ सकती है। सो बैंकिंग पॉजिटिव है, आईटी पॉजिटिव है और ये सब हैवीवेट्स में जब ट्रेंड पॉजिटिव हो तो मार्केट का मोमेंटम तो लग रहा है कि ऊपर की साइड और आगे चल के 25,000 की तरफ हम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रुचित, कुछ स्टॉक्स जिन पे आपकी नजर हो? तो आई थिंक बैंकिंग की बात कहिए तो मैं बैंकिंग के साथ ही पहले तो शुरुआत करना चाहूंगा, जिसमें एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में पूरा कंसोलिडेशन जो हमने पिछले कुछ समय में देखा है, सो उसमें ये स्टॉक ने अपना इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बेस था 1600 से लेके 1580 वो ब्रेक नहीं किया है। तो आई थिंक अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, क्योंकि अगर बैंकिंग में एक अच्छी मोमेंटम रहती है तो ऑफकोर्स लीडरशिप बीइंग एन हैवीवेट एचडीएफसी बैंक से रहेगी। तो 1580 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 1740 के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। बैंकिंग स्पेस में से ही कोटक बैंक दूसरा स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव बन रहे हैं। एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद एक हायर बॉटम स्टॉक में बनाया है 1740 1750 पे, तो 1740 के नीचे स्टॉप लॉस रखे कोटक बैंक में भी यहाँ पे खरीदारी करे। 1860 के अराउंड के पहले टारगेट्स रहते हैं और वो अगर लेवल क्रॉस कर देता है तो 1920 के टारगेट्स कोटक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुचित, दोनों ही बैंक्स आपने वो चुने हैं जो पिछले 3 साल से चले नहीं है, वहीं के वहीं खड़े हैं। आपको लग रहा है कि जो 3 साल की लार्ज अंडर परफॉर्मेंस है वो अब थोड़ी सी मैच करके बीट हो सकती है? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स ऑलमोस्ट 25,000 के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जो नया पैसा ये लेवल पे मार्केट्स में आएगा, तो हमें लग रहा है कि वो ऐसे पॉकेट्स में जाएगा जहां पे ये पिछले कुछ सालों से एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है, रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है और इतनी बड़ी तेजी हुई नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल बनते हैं। सो मेरे ख्याल से क्योंकि नया पैसा जो मार्केट्स में आएगा वो ऐसे सेक्टर्स में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेंगे अभी भी, रादर देन ये अपमूव्स के बाद चेस करने से बेटर है। इसीलिए हमें लग रहा है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है उसका एक कैचअप रैली नो ये सब स्टॉक्स में आ सकती है। जैसे इवन हम बैंकिंग के बाहर एनबीएफसी स्पेस में भी बात करें तो बजाज फिंस को देखिए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो भी कुछ ऐसे स्पेस रहे कि जहाँ पे 2021-2022 से पूरा एक कंसोलिडेशन फेज रहा है। सो आई थिंक न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब ऐसे स्टॉक्स है कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब काफी फेवरेबल है और इसीलिए हमें लग रहा है कि ये जो पिछले अंडर परफॉर्मेंस थे वो अब मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो जो पुराने अंडर परफॉर्मर्स थे वो शायद अब मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों को रुचित ने चुना है। आगे बातचीत करते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स को लेकर, जहां पे काफ़ी हलचल है। पहले मिड कैप इंडेक्स के ऊपर नजर डालिए, डे हाई के आसपास पहुंच चुका है, स्लोली एंड स्टेडली करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक भी वही नजर डाल लेते हैं कहाँ पर ज़्यादा बेहतर मूव है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बंधन बैंक, इन सब पे आराम एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 2 से लेकर करीब करीब 4% के आसपास का मूव यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ एनबीएफसीज में खरीदारी है, पूना वाला फिनकॉर्प 6.5% ऊपर, इडलवाइस फाइनेंशियल 5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 4% ऊपर और मन्नापुरम करीब करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पावर में से आज टोरेंट पावर में अच्छी खरीदारी है, सीजी पावर 750 रुपये पहुँच गया, 3% तेजी है। बीजीआर में सर्किट लगा हुआ है, जी पावर करीब करीब 3% के आसपास तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी में न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर बायबैक की खबर के बीच में 20% सर्किट, साइंट 4-6% ऊपर, मास्टेक 3.5% ऊपर और एम्फेसिस करीब करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फार्मा में से लाइका लैब, कृष्णा डायग्नोस्टिक, शेल्बी, इंडिको रेमेडीज सब में 1.5 से लेकर 2%, रादर 6% तक की तेजी मिड कैप फार्मा में है। आज एफएमसीजी स्पेस तेजी में है, तो केईआई इंडस्ट्री 8% ऊपर, वोल्टास 2.5% ऊपर,
SKF करीब 3-3.5% तेजी यहाँ पर भी है और JSW एनर्जी 4.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप में यहाँ पे खरीदारी थी। माझगांव डॉक लगातार दूसरा दिन जबकि 8-8.5% का फॉल है। वो ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट और उसका इम्पैक्ट। प्रेस्टीज स्टेट 3.5% नीचे, कल्याण ज्वेलर 1.5% नीचे और मैक्रोटेक डेवलपर 2.25% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज एक अच्छी तेज़ी है FMCG स्पेस में, FMEG में, जिसमें KEI इंडस्ट्रीज़, पॉलीकैब में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। क्यों ऐसी बढ़िया रिपोर्ट, क्या तेज़ी आई, क्यों अच्छा मूव है, क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं? UBS की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद भी है। तो कंचन, अभी हम देख भी रहे थे KEI टॉप गेनर्स में शुमार है आज FMEG स्पेस में, मिड कैप में। क्या कह रहा रिपोर्ट? जी, तो अगर हम UBS की माने तो खरीदारी की राय दे दी है और जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 6150 का। अब चाहते हैं कि केबल और वायर के सेक्टर में कंपनी काफ़ी अच्छी प्लेयर है और साथ ही साथ कंसिस्टेंट अर्निंग कंपाउंडर भी है। इसके पास कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंटैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें कंपनी के पोर्टफोलियो की तो हाउसिंग, वायर और केबल्स में मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही साथ स्विच गेयर के कारोबार में भी कंपनी ने रिसेंटली एंट्री ले ली। अगर फिस्कल ईयर 24 की बात करी जाए तो इसका जो केपेक्स है वो 400 करोड़ का रहा है, जो कि फिस्कल ईयर 28 और 23 के मुकाबले में करीबन 4 गुना ज़्यादा है। अनुमान जताया जा रहा है कि फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 तक जो इसका केपेक्स है वो 700 करोड़ हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि जो इसकी टॉप लाइन है उसमें 22% का अपसाइड और इसके एबिटा में कहीं ना कहीं हमें 31% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो KEI इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे केपेक्स को बढ़ाने की बातचीत है और वो कंपनी के लिए एक बढ़िया रेवेन्यू स्ट्रीम के तौर पे कामकाज कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड भी। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक और रिपोर्ट भी है, वो है, ये तो थी KEI पे, दूसरी रिपोर्ट पॉलीकैब के ऊपर या फिर दूसरी रिपोर्ट भी है उसके ऊपर। कंचन, क्या डिटेल आपके पास? जी, तो यहाँ पे भी खरीदारी की राय है और 8550 का लक्ष्य दे दिया गया है। कंपनी लंबे समय से इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रोथ का अपने रेवेन्यू में अच्छा फायदा उठा रही है। इनका अगर बिजनेस मॉडल समझा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फोकस्ड है। अगर इनके पीयर्स की बात करी जाए तो उनके कंपैरिजन में पॉलीकैब ने इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा किया है। रेवेन्यू शेयर में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश जताई जा रही है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो डोमेस्टिक मार्केट में बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर एक्सपोर्ट में तेजी आती है तो उसका अच्छा खासा फायदा हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉलीकैब करीब 8550 के टारगेट, यानी कि 2000 रुपए के आसपास का और अपसाइड यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल भी रही है। पॉलीकैब से ज़्यादा बेटर, लेकिन KEI में अच्छा मूव है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, दोनों डिटेल्स पे हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, ऑयल एंड गैस स्पेस पे बातचीत करेंगे, इन दोनों स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में रफ्तार बनी हुई, डे के हाई के आसपास मार्केट्स अभी भी कामकाज कर रहा है। लेकिन आज जो बाजार का फोकस है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर, जहां पर OMCs पर सिटी और MK की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट पे क्या कहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनल मौजूद भी हैं आज TV18 से। तो सोनल, कैसा देख रहे हो आप आउटलुक, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? जी बिल्कुल, BPCL's फोकस में आज, बिकॉज आज दो ब्रोकरेजेस जिन्होंने उन पे काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट लिखा है। सिटी के बारे में बात करते हैं क्योंकि उनका बाय कॉल है और टारगेट प्राइस है 380 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि OMCs ने आज तक आउट परफॉर्म किया है इस साल में ब्रॉडर मार्केट्स को। जो भी अंडर परफॉर्मेंस आया है वो इस वजह से आया है कि Q1 में उनके GRMs वीक थे, मार्केटिंग मार्जिन्स ऑन द लोअर साइड थे और इस वजह से हम इन स्टॉक्स में आज तक दबाव देख रहे थे। पर वो सोच रहे हैं कि अब से वो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि Q2 में जो हमें संकेत दिख रहे हैं GRMs के और मार्केटिंग मार्जिन्स के भी, वो बेटर हो रहे हैं। इसके लिए वो पॉजिटिव है इन स्टॉक्स पे। स्पेसिफिकली वो BPCL पे काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच इस पे ओपन करना चाह रहे हैं। बाय रेटिंग विद टारगेट प्राइस ऑफ 380 रुपीज़ पर शेयर। एक और नोट है जो MK से आ रहा है, वो भी तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे काफ़ी पॉजिटिव है। वे कह रहे हैं कि $80 पर बैरल का जो ऑयल प्राइस है अभी, उससे वो काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी वजह से GRMs जो है वो इम्प्रूव ही होते हुए दिखेंगे। मार्केटिंग मार्जिन्स में भी वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और उन्होंने OMCs को 6.5 टाइम्स EV to EBITDA पे वैल्यू किया है FY26 बेसिस पे। आगे जाके Q3 में बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस है, वो सोच रहे हैं उसके आगे जाके मार्केटिंग मार्जिन सिर्फ इम्प्रूव होंगे क्योंकि प्राइस कट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी।
उनका बाय जो है वो रीआइटरेट कर रहे हैं बीपीसीएल और एचपीसीएल पे, आईओसीएल पे उनका ऐड है, पर बीपीसीएल के लिए जाके उन्होंने 10% से टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है बिकॉज उनका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हायर है और उनका ईवी टू एबिटा मल्टीपल वो 6 से 6.5 टाइम्स पे कर रहा है। तो ये दोनों ब्रोकरेजेस ओएमसीज पे काफ़ी पॉजिटिव है, पर दोनों बीपीसीएल के ऊपर स्पेसिफिकली काफ़ी सैंग्विन है अभी। फैक्ट बीपीसीएल वैल्यू वाइज भी ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली बाकी ओएमसीज की, और शायद इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस के जो नोट्स हैं उसको लेके ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए और हिंदी प्लेटफॉर्म पे हमसे आज बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स, कुछ और खबरें, उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में आजकल जो फ्लेवर है वो है न्यू एज कंपनीज का। जोमेटो जैसी न्यू एज कंपनियों में अभी तक की ग्रोथ की शुरुआत हुई है, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का। एमओए जीआईसी के 20वें संस्करण के दौरान हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जोमेटो की ग्रोथ में क्विक कॉमर्स का एक बड़ा रोल है। जोमेटो जैसी थीम में बने रहना अच्छी रणनीति होगी। क्विक कॉमर्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है जोमेटो के ग्रोथ में। हमने इस क्वार्टर में भी देखा है, पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे हैं कि ब्लिंकिट की वजह से जो जोमेटो में एक परफॉर्मेंस में एक भयंकर तेजी आई है। इनफैक्ट हम जब वैल्यूएशंस भी देखते हैं, हमारे जो टारगेट प्राइस है फेयर वैल्यू, उसमें आज 300 रुपये में 171 रुपये का भाव ब्लिंकिट के वजह से है और 129 रुपये का भाव जो है वो कोर बिजनेस फूड डिलीवरी बिजनेस के वजह से है। तो क्विक कॉमर्स डेफिनेटली एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है इंडिया में पिछले 2 साल में, और यहाँ से भी हमें लगता है कि ग्रोथ पाथ बहुत ही स्ट्रांग रहेगा अगले 3 और 5 सालों में। आज हमारा पहला सेशन जेप्टो का है, वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने मिलेगा कि क्विक कॉमर्स में अगले कुछ सालों में क्या लैंडस्केप बना रहेगा। बट अगेन ये सेगमेंट्स ऐसा है कि जहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है। 2 साल पहले आप नहीं अंदाजा लगा सकते थे कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का साइज इंडिया में क्या था और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है एक बार अगर आपने स्टॉक या सेक्टर या सेगमेंट अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर उसमें बार बार उसको रीअसेस करने का ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है। इसको राइड करना चाहिए बिकॉज ये सारे बहुत ही इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ साइकिल में अभी है। तो यहाँ से जैसे जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक्स है, जैसे जैसे कंजम्पशन हैबिट्स और पैटर्न्स चेंज हो गए, कई सारे ये सेगमेंट्स हैं जो 3-5 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज रीजनेबली बड़े हो गए और मुझे लगता है यहाँ से और बड़े हो सकते हैं और इनको राइड करना चाहिए। तो जोमेटो के ऊपर आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन जोमेटो में आज एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी था कि जहां पे 5500 करोड़ रुपए के आसपास की एक ब्लॉक डील भी हुई थी। आर्टफिन सिंगापुर ने करीब करीब 2% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है और ये ब्लॉक डील के बाद हालांकि स्टॉक जो है वो आज फ्लैटिश टोन के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो ये कुछ अपडेट जो कि जोमेटो से रिलेटेड आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है। इस हफ्ते जीएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश आयल और मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री के बीच में मुकाबला है और जो सिचुएशन तीनों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किया है। केनरा बैंक से ब्रिजेश आयल निकल गए हैं, 115 रुपये का टारगेट थे, लेकिन 111-112 रुपये की रेंज में वो निकलते हुए दिखाई पड़े। 107 का एक स्टॉप लॉस था। इसके अलावा अरुण मंत्री ने आइनॉक्स विंड में खरीदारी की राय दी थी, 245 रुपये का टारगेट है, करीब 219-220 के जोन में कामकाज कर रहा है। 208 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा सोनी ने मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की राय दी थी 1940 रुपये के टारगेट्स के लिए, 1820 का एक स्टॉप लॉस और 1865 के आसपास के उनके मौजूदा स्तर देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न वाइज जो तीनों का मुनाफे का मीटर है उसमें ब्रिजेश आयल एंड अरुण कुमार मंत्री दोनों ऑलमोस्ट लीड कर रहे हैं 10% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, और साथ ही साथ 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न सोनी पटनायक की तरफ से देखने को मिल रहा है। मिड कैप मंत्रा में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सेलो वर्ल्ड के ज्वाइंट एमडी गौरव राठौड़ सर से। एक छोटे से ब्रेक के उस पार एक्सपेंशन को लेकर और बाकी डिटेल को लेकर छोटे से ब्रेक के उस तरफ।